नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि आप किसी को ज़िद करके कुछ नहीं छुड़वा सकते और किसी को ज़िद करके पढ़ा नहीं सकते, किसी को ज़िद करके आध्यात्म की ओर अग्रसर नहीं कर सकते जब तक उसे खुद ज्ञात ना हो कि उसे करना क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जब तक आप सेल्फ रियलाइज़ नहीं कीजिएगा कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमें ज़िंदगी में पढ़ाई करनी है, हमें ज़िंदगी में लक्ष्य प्राप्त करना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारी बातें आज करनी है। आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। इतिहास के लिए भी, जो इतिहास याद रखेगा। उससे पहले आपको कुछ समाचार की सुर्खियाँ बता दें कि जो कि आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी अस्पतालों में जो है डॉक्टर की जो हड़ताल चल रही थी उसको जो है हटा दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलाज को नहीं रोक सकते हैं और ना ही इंसाफ को रोक सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आगे भी जिस तेज़ी से बढ़ रही थी वो जल्दी से समाप्त हो। और दूसरा ये कि अब बच्चों का आधार कार्ड घर घर जाकर बनाया जाएगा, जिसमें जो है 7,000 डाकियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो घर घर जाएंगे और फिर जाके आधार कार्ड बच्चों का बनाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ था जो आपके लिए थी। कार्यक्रम की शुरुआत अब करते हैं हमेशा की तरह अनमोल वचन के साथ। हमने पहले भी कहा था कि आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते और विवेकानंद ने भी यही कहा है कि आप ना ज़बरदस्ती किसी को ज्ञान दे सकते हैं, ना ही ज़बरदस्ती किसी को आध्यात्म की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो हमारी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद। अपने मेहमान से रूबरू करवाने का, उनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे साथ आज बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप और हम आज के दिन के बारे में ही चर्चा करेंगे। उससे पहले स्वागत करते हैं हम अपने अतिथि का। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार, अध्यक्ष हैं जो भौतिकी शास्त्र विभाग पटना साइंस कॉलेज के सह विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, अकादमिक सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी जमुई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कैसे हैं आप, ये बताएं। बहुत अच्छे हैं। और आज विशेष दिन जब हम लोग प्रथम राष्ट्रीय स्पेस दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए पूरे दूरदर्शन टीम को धन्यवाद। क्योंकि आज ये विशेष उपलक्ष्य है जहां भारतीय विज्ञान की उपलब्धि को आम जन तक पहुंचाने का भारतीय प्रधानमंत्री का संकल्प है। तो बहुत अच्छे दिन आपने मुझे मौका दिया है अपनी बात कहने का और जनता को समझाने का और जागरूक करने का, जो हम लोगों का परम कर्तव्य है एक शिक्षक के रूप में। जी, और जब हम शिक्षक की बात करते हैं, शैक्षणिक जगत की बात करते हैं, और जो आपने कहा है कि भौतिकी शास्त्र में आपने ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत नॉर्मल होंगी, लेकिन आम जनता के लिए आज भी ये बहुत कौतूहल का विषय है कि ये चीज़ें कैसे हो गई, स्पेसक्राफ्ट क्या है, कैसे लोग वहाँ जाते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं। और आज का दिन तो इतिहास रच के गया है। इसके बारे में कुछ बताएं। आपको पहले आज के दिन के बारे में कुछ हम लोग बता देते हैं जनता के लिए। उसके बाद आपके दर्शक को मैं अपने बारे में कुछ कहूँगा विज्ञान के छात्र के रूप में। कि देखिए, पिछले साल 2023 में इसी 23 अगस्त को चंद्रमा पे हमारा लैंडर लैंड किया था। उसका नाम था प्रज्ञा। और जिस सतह पे दक्षिणी ध्रुव के चंद्रमा पे वो लैंड किया था, उसका प्रधानमंत्री ने इस घटना के 5 दिनों बाद में, 23 अगस्त की घटना थी और 28 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने उस बिंदु का एक नाम दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया शिव शक्ति। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है, द्वैत और अद्वैत का दर्शन माना जाता है, तो इसमें उन्होंने शिव शक्ति नाम दिया। और वो भारतीय सोच आखिर इस मार्च 2024 में जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नामकरण को अप्रूव करता है, मान्यता देती है, उसने भी उसको नाम दे दिया। अब सदा के लिए वो नाम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से चंद्रमा पे भी भारत का अमिट नाम पड़ गया। वहाँ भारतीय दर्शन, भारतीय विज्ञान का जो छाप है उसे दुनिया ने माना। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए थी कि भारत मात्र चौथा देश है
अमेरिका, रसा और चाइना के बाद जापान अब उस श्रेणी में आया है जो चंद्रमा पे हम सीधे चले गए। चंद्रमा पे यान भेजना बहुत छोटी बात नहीं है। अब मैं उसको थोड़ा जोड़ देता हूँ, चूँकि मैं भौतिकी का छात्र हूँ और बहुत बच्चे कक्षा 9 में पढ़ते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती है। बस यही सिद्धांत, छोटा सा सिद्धांत है जिसको थोड़ा आगे प्रतिपादित किया केपलर ने, और इसी 2 सिद्धांत के आधार पे आज रॉकेट को हमने भेजा है। तो बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो विज्ञान आप पढ़ते हैं उस विज्ञान की उपयोगिता को अगर समझेंगे तो आप सही में विज्ञान के अध्ययन को एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं समझना है कि ये कोई फॉर्मूला है। विज्ञान फॉर्मूला नहीं है, विज्ञान तर्क है, विज्ञान अन्वेषण है कि आखिर खोजना है। कि जैसे आपने एक शब्द कहा, जिस शब्द पे एक बहुत बड़ी विमर्श की आवश्यकता होती है, स्पेस। जी, स्पेस मतलब जगह। आम भाषा यहाँ पे भी हम लोग एक स्पेस में बात कर रहे हैं, लेकिन अब स्पेस इस में विज्ञान के संदर्भ में क्या है। तो ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी के छात्र वो वायुमंडल की बात करते हैं, कुछ वायुमंडल को स्तर में बांट के लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी के विद्यार्थी। हमने स्पेस किसको माना है विज्ञान में, इसके लिए भी एक परिभाषा है, जिस परिभाषा को यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव किया, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय। जब भी मानव जाति की बात होती है तो उसमें सिर्फ देश और राज्य के स्तर पे छोटी चीज़ों को नहीं सोचना है। विज्ञान के छात्र को थोड़ा व्यापक रूप से सोचना पड़ता है। तो स्पेस जो है ज़मीन से 85 किलोमीटर, एकदम बहुत छोटा सा डिफिनेशन, ज़मीन से 85 किलोमीटर तक नॉर्मल बलून जाता है वायुमंडल के अध्ययन के लिए। तो एक लाइन मार दिया गया कि 100 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है वो स्पेस है। अब 100 किलोमीटर से हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम 36,000 किलोमीटर पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। हम चंद्रमा पे जा रहे हैं जो लाखों करोड़ों किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास स्पेस की परिभाषा मात्र 100 किलोमीटर से ऊपर है। और कोई भी जो आप हवाई जहाज़ देखती होंगी जो उड़ता है, नॉर्मली आप जब हवाई जहाज़ में बैठ के चलते होंगे तो 20 किलोमीटर का नॉर्मल रेंज होता है। 20 किलोमीटर से ऊपर हवाई जहाज़ नहीं चलता है। आपको वो फिट में अनाउंस करता है कि 36,000 फीट पे आप जा रहे हैं, लेकिन वो फिट है, ध्यान रखिएगा विज्ञान के छात्र, लेकिन वो 20 किलोमीटर से नीचे है। और बलून जो हम छोड़ते हैं वो 50 किलोमीटर तक। तो इसीलिए हमारा स्पेस सिंपल परिभाषा है कि अर्थ से 100 किलोमीटर के ऊपर का स्पेस, यही स्पेस है। तो इस कारण आप आज इतने अच्छे दिन बात कर रहे हैं हम लोग, तो आज हमारे पूरे दर्शक को भारतीय विज्ञान की उपलब्धि को पूरे जोशो खरोश के साथ विद्यालय में, कॉलेज में, सब जगह मनाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि पटना साइंस कॉलेज में आज हम लोग एक लेक्चर का आयोजन कर रहे हैं 11:30 से 1। जो लड़का काम किया था, हम लोगों का जूनियर है, वो आदित्य L1 मिशन जो सूर्ययान की गया था, आदित्य L1 मिशन में वो काम किया था, उसका लेक्चर 11:30 से 1 है। वो अभी बेंगलोर में है, वो विदेश से आज ऑनलाइन लेक्चर देगा। तो वो ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास यही है कि बच्चे जाने कि जो उत्साह बचपन में होता है कि हवाई जहाज रूम में उड़ाते हैं, तो स्पेस स्केल को एक्सप्लोर करें बच्चे। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है कि जितना भी आप कम, मतलब जितना जाने उतना कम ही लगता है। जब हम रॉकेट के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसे गया, या फिर लोग उसमें बैठ के जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि ये देखने में बहुत अद्भुत लगता है कि कैसे वहाँ पे जाके लोग एक बंद जगह पे रह रहे हैं, क्या करते हैं, तो किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, बहुत सही आपका प्रश्न है और बहुत कोलाहल से भरा हुआ प्रश्न है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आखिर ऊपर जाके करेंगे क्या और कहाँ जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि सैटेलाइट बहुत तरह का छोड़ा जाता है, जो उपग्रह हम लोग छोड़ते हैं अलग अलग पर्पज़ से। वो 100 किलोमीटर से लेके 36,000 किलोमीटर तक GSLV हम छोड़ते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कि ये जो हमारा स्पेस में कहाँ जाके क्या करते हैं, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया है, प्रारूप तैयार किया है कि वो लगभग अर्थ से 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में है। इस रेंज अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है। और इस पे काम आज से नहीं, 1969 से चल रहा है, 1969 से।
इंटरनेशनल लेवल पे, और आपस में कोऑपरेशन के साथ चल रहा है। भारत नासा से जुड़ा हुआ है, रसा से जुड़ा हुआ है, और सब मिलके वहाँ पे अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी जरूर साझा करना चाहूँगा कि एक फुटबॉल का मैदान का आप एरिया कल्पना कर लीजिए, उतने बड़े एरिया में स्पेस स्टेशन बना हुआ है। उसके अंदर लगभग बहुत सी व्यवस्थाएं की गई है। छोटे छोटे 6 कमरे भी सोने के लिए हैं, 2 वॉशरूम भी है, एक जिम भी है। ये एक्चुअली में लोगों ने जाके बनाया है, वैज्ञानिकों ने जाके, ये हमारे एस्ट्रोनॉट की देन है जो वहाँ जाके काम किए हैं। अब उसके बावजूद जो हमारे लोग कब जाएंगे, इसमें बहुत तरह का भी समय लगना है, क्योंकि अभी जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट में, क्लोज इन्वायरमेंट, अभी मैंने एक शब्द का आपको बचा के कि एक फुटबॉल के मैदान की कल्पना कीजिए, और अभी मैं कह रहा हूँ कि स्पेस 100 किलोमीटर से ऊपर तो अनंत तक है। तो उस बिखराव में एक छोटे से रीजन को हमने अपने लिए परिभाषित किया है, और उस रीजन में चूंकि उस ओपन इन्वायरमेंट, मेरा बॉडी जो है यहाँ अर्थ पे इसलिए सर्वाइव करता है कि अर्थ पे वायुमंडल है। वायुमंडल है तो हमको सूर्य के कॉस्मिक रे से बचाता है, बहुत तरह की चीज़ों से बचाता है। वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ एक क्लोज्ड स्पेस को नाम दिया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और उसी तरह का स्पेस स्टेशन के लिए भारत भी अब गगनयान की बात कर रहा है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, पिछले साल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जब इसरो गए थे तो कहा कि इसी साल 2024 में ही गगनयान 1 को हम लोग भेजें, ताकि स्पेस में हम अपने ओर से एक्सप्लोर करें, अपना एक स्पेस स्टेशन की परिकल्पना करें। और पहला मिशन इसीलिए मैनलेस होगा, वो प्योर सिर्फ रिसर्च बेस्ड होगा कि हम अपने यान को भेज पाते हैं कि नहीं। और तब दूसरे स्टेज पे अगले साल 2025 में हमको करना है कि उसको साथ कुछ रोबोट भेजिए, जैसे चंद्रमा पे हमने रोबोट भेजा कि रोबोट वहाँ जाके मेरे लिए रिसर्च करेगा, हमको इन्फॉर्मेशन देगा, और तब तीसरे स्तर पे आदमी जाएंगे। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, भारत में राकेश शर्मा गए थे, प्रथम भारतीय रसा के साथ उस समय कोलैबोरेशन में। तो उस तरह भारत भी अब गगनयान की ओर काम कर रहा है। तो वहाँ मैंने इसलिए आपको कहा कि वहाँ बेडरूम भी है, जिम भी है, लेकिन अब वहाँ पे भी पॉपुलेशन की समस्या भी है। जैसे 6 रूम हैं और एस्ट्रोनॉट ज़्यादा हो गए, एस्ट्रोनॉट 9 हो गए। तो ये चीज़ें चलते रहेंगी, लेकिन इसी सतत प्रयास से हम डेवलप भी कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। क्या बात है। कहते हैं संस्कृति से लेकर सभ्यता तक अब जो है हमारा भारत हमेशा से परचम लहरा रहा था और अभी लहरा रहा है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी आज जानना आज बहुत ज़रूरी है कि आज का दिन विशेष क्यों है। तो आइए देखते हैं आज के दिन पे एक छोटी सी स्टोरी। 7 6 5 4 3 2 1 0।
this will be the most crucial part, the terminal descent. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. It is glory for India. Thank you, Team ISRO, for making India proud. जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पूजा करने से लेके चंद्रमा पर झंडा गाड़ने तक का जो सफ़र है भारत का, बहुत ही खूबसूरत है और सैल्यूट है ऐसे लोगों का जो इनके पीछे बहुत काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं ताकि हम आधुनिकता के क्षेत्र में और आगे बढ़े। चलिए आगे हम अपनी बात को सबसे पहले अब रखते हैं कि बहुत सारी बातें हैं। सर, पुनः स्वागत है आपका। और हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जिस तरीके से एक बहुत बड़ा काम चल रहा है इस क्षेत्र में, तो जितने भी हमारे स्पेस क्राफ्ट में जितनी भी चीज़ें हो रही उसके बारे में कुछ बताएं, जो भारत के वैज्ञानिक हैं जो स्पेस में। देखिए, भारतीय विज्ञान की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है इस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, विशेषकर परमाणु ऊर्जा, स्पेस। इसमें भारत ने शुरू से एक बड़ी सोच के साथ काम किया है। सबसे पहले विक्रम साराभाई, जिनको हम लोग जनक कहते हैं भारतीय स्पेस विज्ञान का, वो सबसे पहले वो गुजरात के रहने वाले थे और सीवी रमन के साथ मिलकर उन्होंने कॉस्मिक रेज पे कुछ काम किया, लेकिन फिर 45 में चले गए और कैम्ब्रिज में जाके पीएचडी किए। वो सबसे पहले 47 में लौट के आए और उन्होंने थुम्बा में, जो आज मेरा स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, पाला लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में, केरल में, तिरुवनंतपुरम जिला में, वहाँ उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया। और एक बड़ी अच्छी तस्वीर आपको देखने को, बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए। हम सभी बच्चे से आग्रह करेंगे, स्कूल कॉलेज से आग्रह करेंगे कि साइकिल पे रॉकेट लेके जाते हुए विक्रम साराभाई की तस्वीर बड़ी फेमस है कि उस ज़माने में रॉकेट को साइकिल पे लेके वो जाके और पहला ट्रायल उन्होंने किया था उसी थुम्बा स्टेशन से। थुम्बा के अपने कुछ कारण है कि इक्वेटर के बगल में उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है और बगल में अरबियन सी और वे ऑफ बंगाल के कारण वो क्या कहते हैं, उसको एडवांटेज है कि अगर मिसफायर कर जाए तो किसी जनसंख्या वाले स्थान पे नहीं गिरे। रॉकेट के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर रॉकेट आपने दागा और वो अपने मिसगाइडेड हो गया तो अगर वो जनसंख्या पे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डैमेज होगा। तो इसीलिए वे ऑफ बंगाल के बगल में और सी के एरिया को खोजा गया। थुम्बा के स्टेशन का ही अब नाम है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे माधवन साहब आए, भारतीय परंपरा को जारी रखते हुए स्पेस में। माधव नायर साहब का पटना से बड़ा अच्छा संयोग है। अभी हम लोग दूरदर्शन बिहार पे हैं। आईआईटी पटना के बोर्ड ऑफ चेयरमैन पहले वही थे जब आईआईटी पटना खोला गया था। माधवन साहब लंबे समय तक रहे इसरो से जुड़े हुए और इसरो के स्थापना के बाद से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारतीय सोच की देने की, उसी समय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की परिकल्पना कर दी गई। तो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हमारे यहाँ शुरू से ही प्रारंभ हुआ। उसमें विक्रम साराभाई, माधवन और तीसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को इनका नाम तो जरूर सीख लेना चाहिए, वो हैं सतीश धवन साहब। सतीश धवन साहब के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, जो एक छोटी कथा है, वो आपके माध्यम से मैं बच्चों को बता दूं। कलाम साहब को उन्होंने इंस्पायर किया था, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ कंट्री कहते हैं, अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब को उन्होंने इंस्पायर किया था स्पेस विज्ञान पढ़ने के लिए और मिसाइल में आने के लिए। और एक घटना है 79-80 की कि 79 में जब पहला मिशन कलाम साहब ने लॉन्च किया था, तो लॉन्च होने के बाद ही कुछ प्रॉब्लम आ गया था और वो मिसफायर हो गया था। लेकिन मिसफायर होने के बाद सतीश धवन वो पर्सनैलिटी थे जो तुरंत मीडिया के सामने आए और उन्होंने जिम्मेदारी लिया एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अपने किसी विद्यार्थी को, इंक्लूडिंग कलाम साहब, किसी का नाम नहीं आने दिया और कहा कि मुझसे गलती हुई, इसीलिए हवाई जहाज़, मतलब मेरा स्पेस क्राफ्ट, नॉट हवाई जहाज़, अंतरिक्ष यान मेरा
फेल कर गया है, लेकिन मेरा टीम बहुत कॉम्पिटेंट है, ये रिजल्ट जरूर देगा। और ये इतना अच्छा, मतलब कि आज के शिक्षकों को सीखना चाहिए। ये मॉरल बूस्टर का एक्सरसाइज हुआ कि 1980 में वही कलाम साहब दूसरा मिशन सक्सेसफुल लेके आए और उसके बाद कलाम साहब का ये पैशन बन गया। तो सतीश धवन की देन है कि कलाम साहब को उन्होंने लाया। तो सतीश धवन, UR राव, कलाम साहब, ये पूरी श्रृंखला जो है विक्रम साराभाई से लेके अब तक की, अभी जो सोमनाथ जी हैं, ये पूरी परंपरा ने भारतीय स्पेस को सभी तरह से समृद्ध किया है। भारत स्पेस के क्षेत्र में अब व्यावसायिक स्तर पे काम करने की स्थिति में है। आपने तो चंद्रायन की बात की, हम मंगलायन पे हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। सूर्यायन में आदित्य L1 पे हमने बहुत अच्छा योगदान दिया है, वो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। तो स्पेस साइंस में भारत को समृद्ध करने में भारतीय वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी देन है, इसरो का बहुत बड़ा देन है। इसरो जिसका कि पहला स्टेशन, जैसा मैंने कहा, थुम्बा में था, दूसरा श्रीहरिकोटा में, जिसका नाम अब सतीश धवन जी के नाम पे ही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वही है जहाँ से अब सारे स्पेस क्राफ्ट छोड़े जाते हैं, वो इनसेट सिस्टम के हो, IRS सिस्टम के हो, अलग अलग सैटेलाइट होते हैं। ये सारे सैटेलाइट छोड़ने के ये केंद्र और इन वैज्ञानिकों की देन, इस कारण भारत एक उस ऊंचाई पे है जो कि अब व्यावसायिक स्तर पे जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस पे काम हो रहा है तो भारत बहुत अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और इसके लिए हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स, इस पूरी टीम को साधुवाद सब कोई को देना चाहिए। और इसरो अब एकमात्र 2 केंद्र मत समझिए, इसरो पूरे भारत में अब 21 केंद्र लेके फैला हुआ है। और ये तो एक एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ स्पेस क्राफ्ट। अब मेरे ऑब्जर्वेटरी है, मतलब कि जो अंतरिक्ष में, जिसको आप ग्रह नक्षत्र अभी कह रहे थे, भारतीय मूल से जुड़ा हुआ, उसको देखने के लिए वो राजस्थान के लेक पर है, तो लद्दाख में भी है, पूना में भी है। तो हमारे पास एक बहुत समृद्ध, इसरो के अलावा इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है, ऐसे 21 केंद्र पूरे भारत में इसरो के अंतर्गत फैले हुए हैं। और ये सब यंग साइंटिस्ट, यंग इंजीनियर्स को लेके एक भारत को सही अर्थों में विज्ञान में सुपर पावर बनाने की दिशा में लगे हुए हैं जी। और बन भी रहा है, वो चीज़ें दिख भी रही हैं कि सबकी मेहनत काम आ रही है। जैसे अभी जो दर्शक हमें सुन रहे होंगे, उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं में से हम सवाल लेते हैं। और हमें बहुत यकीन है कि उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती होंगी कि जब वायुमंडल है नहीं तो हम वहाँ पे कैसे रहते हैं, या फिर जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट वहाँ जाते हैं तो वो खाते क्या हैं, किस तरीके से सरवाइव करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न ये दर्शकों को जरूर जानना चाहिए कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो हमारा एक स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, वो अभी हम डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हुए हैं पूर्णतया स्पेस के वायुमंडल से। स्पेस वॉक बहुत कम समय के लिए हुआ है, कुछ एस्ट्रोनॉट्स का कुछ ड्यूरेशन के लिए हुआ है, लेकिन वो कुछ घंटे का है। और आपको ये जान के आश्चर्य लगेगा अभी आम बच्चों को कि अगर हम उससे बाहर निकलते, जब स्पेस वॉक की बात की है तो जरूर है कि बाहर निकलेंगे तो स्पेस वॉक जब हम करेंगे तो स्पेस वॉक करने में हम जब अपने स्पेस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ऐसा दरवाज़ा है जिसको कहते हैं एयर लॉक, कि हम तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन हवा अंदर नहीं आ पाती है, वहाँ का वायुमंडल अंदर नहीं आ पाता है। हवा मतलब कि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको अंदर नहीं आना है, वो लॉक है एक तरह से। क्योंकि वो अंदर हम सरवाइव करेंगे, चूँकि हम हार्ड स्थिति में सरवाइव करने के लिए ट्रेनिंग होती है। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं, इंडिया ही जब गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है 2026 में, तो 4 एस्ट्रोनॉट को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन अभी 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने लाल किला से उनका नाम अनाउंस किया है, तो उनको अभी 2 वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे राकेश शर्मा गए थे, कल्पना चावला गई थी, तो उनको पहले 2-4 साल ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनके पास अपने तकनीकी ज्ञान के अलावे, वैज्ञानिक ज्ञान के अलावे शारीरिक रूप से भी ये क्षमता हो कि उन विषम परिस्थितियों में वो रह सके।
उनका आप ड्रेस देखते होंगे, एक स्पेशल ड्रेस होता है। अब उस ड्रेस में भी देखिए, जब वैसे ड्रेस आप पहनते हैं, जब फुल्ली कवर्ड आप होते हैं, तो अंदर पसीना तो चलेगा, और इसीलिए एक्सीडेंट भी हुआ है। ये बात जाननी चाहिए कि उस वाटर कंटेंट से पसीना जब आपका स्वेटिंग होगी, तो उसके चलते जो वाटर कंटेंट है, उस वाटर कंटेंट के कारण एक एस्ट्रोनॉट को सांस लेने में दिक्कत हुई और उनका डेथ भी हुआ है। तो अब उसके लिए वो परिस्थिति की गई है कि उन क्लोथ्स के अंदर में पफ सिस्टम लगाया जाता है कि वो एब्जॉर्ब करे। और इतना ही नहीं, अब तो साइंस हमारा इतना डेवलप किया है स्पेस का कि हमारे अंदर जो स्वेटिंग होती है या यूरिनेशन होता है, उसको हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं वहीं पे, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हम अपने यूरिन और स्वेटिंग के मॉइस्चर को रिसाइकिल करके ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर ले जाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। उस दूसरी बात आपने बड़ा अच्छा कहा, खाना। अब रेडी टू ईट फूड इसीलिए उसके लिए स्पेशल बनता है, उनको उसी फूड पे सरवाइव करना है, इसीलिए उनको वो 14 डेज मिशन, 3 डेज मिशन, या शुरू में तो पहले हम गए थे अमेरिका भेजा था 15 मिनट्स मिशन, कि आपका एक्सपोजर टाइम वैसी स्थिति में या इवन क्लोज्ड स्थिति में, क्योंकि जाने में भी टाइम लगना है, आप कितने भी स्पीड में जाएंगे आपको जाने में टाइम लगेगा, फिर लौटने में टाइम लगना है। अब आप जाने और लौटने में एक बहुत बड़ी बात है, विज्ञान के छात्र को ये बात समझना चाहिए कि जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाएंगे, कभी आपने सर्कस में देखा होगा झूला, जी जी, तो सर्कस में झूला झूलते समय जब एक झूलता है उल्टा और उसके हाथ पकड़ के दूसरे लड़का कोई झूलता है, तो वो नीचे वाले को फेंकता है दूसरे के लिए। तो आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब एक झूलने वाला ने झूला फेंका और दूसरा कैच कर रहा है, इस बीच में तो हवा में है वो बिल्कुल। तो हमारे यान के साथ भी यही होता है कि वो जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जिसके लिए हम भेज रहे हैं उसकी ओर बढ़ता है, तो बीच में ऐसा ट्रेजेक्ट्री होता है कि उसको सक्सेसफुल, अब वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेशन है, तो वही काम हम करते हैं, तो उसमें रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। इसीलिए बहुत से मिसफायर होते हैं। अगर अपने ऑर्बिट से 0.3040 के बाद का भी डिजिट चेंज कर जाएगा तो वो ऑर्बिटल चेंज हो जाएगा, तो घटने की संभावना है। इसलिए ये तो चैलेंजेज है, इसी चैलेंजेज को उतारने के लिए पहले मनुष्य को नहीं भेजा जाता है, पहले हम लोग अनमैन्ड भेजते हैं, जैसा अभी कहे गगनयान में, उसके बाद हम लोग रोबोट भेजते हैं, जो रोबोट रिसर्च करता है। अब एक सवाल दूसरे रूप में लोग सोचते हैं कि इतने खर्च से फायदा क्या? जी, खर्च से यही फायदा कि देखिए जो मेरा काम रोबोट वहाँ कर रहा है, वो मरम्मती का काम हो या जो एक्सपेरिमेंट करने देखे, आज वही कारण है कि आप रोबोट सर्जरी कर रहे हैं। रोबोट सर्जरी आपको ह्यूमन बॉडी पे कौन करने देगा? आप डरेगा? तो अब जो आप MRI के मशीन के अंदर भी जाके रोबोट सर्जरी कर पाते इतना प्रिसाइज अपने कंप्यूटर बेस, तो इसका कारण वही है। दूसरा हम और आपको एक उदाहरण दे दें बहुत सिंपल दर्शकों के लिए। ऑस्पोरोसिस एक सिंपल सी बीमारी है, उम्र के साथ अब विशेषकर औरतों में ज़्यादा होता है, तो 1.5% लगभग मसल्स का स्ट्रेंथ घट जाता है एज के साथ। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ माइक्रोग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण कम है, तो उस गुरुत्वाकर्षण कम में हमारे मसल्स का भी स्ट्रेंथ घट जाता है। तो उसके लिए जो हमने इस्तेमाल किया था केमिकल, उसी से आज ऑस्टियोपोरोसिस की दवा बनी है। तो इनडायरेक्टली बहुत उपयोग है। अब मैं आपको तीसरा उदाहरण, रेडियल टायर का नाम आप सुनते होंगे। रेडियल टायर में ये एलिमेंट कहाँ से आया? पहले टायर में रेडियल टायर नहीं आता था। ये वहीं पे ये जो सॉफ्ट लैंडिंग और लैंडिंग के लिए हमने इतना मटेरियल का इस्तेमाल खोजा, उसी मटेरियल की देन है कि रेडियल टायर, जिससे लाइफ लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाता है। किलोमीटर में अगर आप देखें तो ट्रक और इसके टायर में 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसके बहुत ज़्यादा उपयोग भी हैं। तो स्पेस में ये कोलाहल अभी बना रहेगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन यही है कि हमको खोजना, और खोजने के दौरान बहुत कुछ मिलना है। जी, एक विज्ञान के छात्र को ये याद रहना चाहिए कि जीरो रिजल्ट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। हमने आपको कलाम साहब का इसलिए उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं है कि हम अगर फिक्स टारगेट लेके चलेंगे और वो मिल ही जाए, ऐसा नहीं है, और ना ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगर सर हम बात करें स्टेज को लेके कि स्टेज ऑफ लॉन्चिंग क्या है, जब होती है तो लोग दिल थाम के तो बैठे रहते हैं, लेकिन भले उनको समझ में ना आए, लेकिन उनको लगता है कि
कुछ अच्छा हो रहा है, उनको पता नहीं है स्टेज, तो स्टेज के बारे में बताएं कि क्या है ये। देखिए, जैसा हम लोग भेजते हैं उपग्रह, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोटा उपकरण एक रोबोट हमारे ओर से जाता है, वो तो कुछ किलोग्राम का होता है, लेकिन उस किलोग्राम को इस ऊंचाई तक ले जाना, इसको यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज के यूथ के लिए, आज के बच्चों के लिए, कि जब आप ज़मीन से ऊपर ले जाते हैं, उसको ले जाने की प्रक्रिया कैसे कैसे करते हैं, जो आपका प्रश्न है। सबसे पहले जो भारत में लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था, उसका नाम था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV। वो बहुत छोटे मोटे किलोग्राम के, लगभग 50 किलोग्राम तक मैक्सिमम वो ले जा सकता था, कुछ 100 किलोमीटर तक, जो हमने कहा कि स्पेस 100 किलोमीटर के बाद है। तो शुरू के स्टेज पे जो हम थुम्बा से भेजते थे, या हमने बाहर से भी भेजा, रोहिणी में हम सबसे पहले अपने यहाँ से भेजे थे, आर्यभट्ट बाहर से भेजे थे। तो SLV फर्स्ट स्टेज था। उसके बाद थोड़ा हमने अपने कैपेसिटी को बढ़ाया, जब हमको नॉलेज हुआ तो हमने अपने कैपेसिटी को बढ़ाया, और उसका नाम था सेकेंड स्टेज का ASLV। ये लगभग 1980 तक चला, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV। इसमें दोनों चीज़ें बढ़ी, हमारा हाइट भी बढ़ा और हमारा ले जाने का कैपेसिटी, मास कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ा। लेकिन इसमें से हमारा काम नहीं चल रहा था। कारण था कि आपको याद होगा, लेकिन इसी की देन है कि 1980 के एरा में आप लोग में बच्चे अपने फादर मदर से पूछेंगे तो उसको याद होगा कि STD फ़ोन लगा करता था। STD फ़ोन इसी सैटेलाइट की देन है। आज जो हमारे आपके हाथ में मोबाइल रहता है, ये मोबाइल इसी सैटेलाइट की देन है। इसके बिना अगर सैटेलाइट को हटा दीजिए तो आपका सारा कम्युनिकेशन अब फेल है। अब ना तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है, ना वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का भी एक डोमेन है। तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन है। इसीलिए कि हम जैसे अभी हम लोग टीवी पे बात कर रहे हैं, दूरदर्शन पे, तो जब हम वीडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वीडियो ब्रॉडकास्ट में हमको जो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ चाहिए, विज्ञान की भाषा में उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ, इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का क्या था कि अर्थ के इन्वायरमेंट में जो आइनोस्फीयर है, रेडियो वेव तक तो आइनोस्फीयर एक अच्छा रिफ्लेक्टर था। तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल था रेडियो वेव का कि वो आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर जाता था, और आइनोस्फीयर हमारे पास है, वो गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो रेडियो कम्युनिकेशन होता था। लेकिन जब से टेलीविज़न कम्युनिकेशन आया 70s में, आप याद कीजिए सबसे ज़्यादा टेलीविज़न कम्युनिकेशन में अपलिफ्टमेंट हुआ, उसकी वजह है कि हम सैटेलाइट भेज पाए। कि जब हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो हाई फ्रीक्वेंसी आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, तो हमको एक रिफ्लेक्टर चाहिए। अब ये रिफ्लेक्टर हमारे पास कहाँ से आएगा? तब हमने, जो क्लास 9th में बच्चे पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ जिसकी बात हमने कही, तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अर्थ से एक सर्टेन हाइट पे हम अपना सैटेलाइट रखें, ताकि वो सैटेलाइट उसी ऑर्बिट में उसी हिसाब से घूमे जिस हिसाब से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ताकि एक दूसरे के सापेक्ष देखा जाए तो उसके बीच में कोई मोशन नहीं है। उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो आप कह रही थी GSLV, उसका लॉन्च व्हीकल अलग होता है। उसका हाइट निकाला गया, बच्चे निकालते हैं क्लास 9th 10th में 11th में भी, कि 36,000 फीट। तो ये 36,000 के कहते हैं किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पे हम जो भेजना चाहते हैं, इसको भेजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये भेजने से फ़ायदा क्या है कि ये एक रिफ्लेक्टर का काम करेगा। तो आप जो टीवी के चैनल का भेज रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा देन सैटेलाइट ने दिया। और अगर हमारे वर्ल्ड में कोऑपरेशन होता, तो चूंकि एक ग्लोब का 360 डिग्री एंगल हम लोग कहते हैं, तो अगर 3 जगह हम रिफ्लेक्टर लगा देते 120 डिग्री के कवरेज पे, तो 3 सैटेलाइट से काम चल जाता। लेकिन अब दुनिया में आपस में इतनी होड़ है या प्रतिस्पर्धा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। अपना आर्थिक वर्चस्व दिखाने का या राजनीतिक वर्चस्व दिखाने का, कि वहाँ पे भी पार्किंग ऑर्बिट का जग रहा है जो हम आम जगह पे आप देखते हैं। तो
ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो सैटेलाइट का ये स्टेज है, SLV से हमने शुरुआत किया 1969 में, ASLV, PSLV और GSLV। PSLV जैसा नाम से ही स्पष्ट है, उसको कहते हैं पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। वो लॉन्च व्हीकल है। उस लॉन्च व्हीकल में 4 स्टेज इंजन होता है PSLV में, सॉलिड स्टेज और लिक्विड स्टेज। GSLV जो हम हाइट पे भेजते हैं, जो कम हाइट पे भेजते हैं, उसको भी PSLV इस्तेमाल करते हैं। अभी भी 300-400 किलोमीटर में जो भेज रहे हैं, लेकिन वो 36,000 जो GSLV वाला जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, उसके लिए GSLV चाहिए। वो 3 स्टेज इंजन है, इसलिए वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। वो अभी लेटेस्ट देन वही है कि उस GSLV में लिक्विड और सॉलिड स्टेज के अलावा एक एक्स्ट्रा स्टेज है, उसको कहते हैं क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मीन्स लो टेम्परेचर, और कुछ नहीं। क्रायोजेनिक बहुत न्यूनतम तापमान की बात होती, तो उस जगह न्यूनतम तापमान को मेंटेन करना और उस पर फिर अपने फ्यूल को इस्तेमाल करके अपने स्पेस क्राफ्ट को चलाना। तो यही 4 स्टेज है, SLV, ASLV, PSLV और GSLV। अब उम्मीद करते हैं कि जो देख रहे हैं उनका भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब हम बात करते हैं सर कि जब अभी बोल रहे हैं कि अब इतने हज़ार किलोमीटर हम लोग रहते हैं, अगर किसी तरीके की दुर्घटना होती, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कभी कभी हमारे साइंटिस्ट जैसे कल्पना चावला भी जब उतर रही थी, तो क्या ऐसी चीज़ें हुई थी कि इस तरीके की घटना हुई, और अभी विलियम्स जो हैं वो हैं, तो इसके बारे में। ये थोड़ी बहुत दुर्घटना, अनफॉर्चुनेट घटनाएं हो जाती है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सर्कस में झूला का उदाहरण दिया, ठीक वही घटना घटी थी कल्पना चावला जी के टाइम में। कल्पना चावला जी 2 बार गई, वो महिला 2 बार गई। फर्स्ट टाइम तो बहुत सक्सेसफुली 16 दिन कंप्लीट करके आई। सेकेंड टाइम वो 16 दिन कंप्लीट कर लेती है। जब लौटते समय वो अर्थ के ऑर्बिट पे वही घुसना था, उस समय उसका फ्यूल का कंटेनर लीक कर गया। और फ्यूल के, बिना फ्यूल के तो कोई काम होगा नहीं। आप ही के गाड़ी में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वही वहाँ पे दुर्घटना हुई कि अर्थ के ऑर्बिट में आने से पहले उसमें 7, कल्पना चावला के साथ 7 एस्ट्रोनॉट थे US के, 7 का डेथ हो गया था। अभी जो सुनीता विलियम के साथ मामला है, ये मामला थोड़ा डिफरेंट है। सुनीता विलियम भी गई हैं स्पेस स्टेशन ही। वो स्पेस स्टेशन में उनके साथ विलियम विच भी है, विलमोर बुच उनका नाम है, बुच विल्मा। ये दोनों वहाँ पे अभी हैं। वहाँ जिस बोइंग से ये लोग गए हैं, बोइंग कंपनी का है, उसमें प्रॉब्लम वही फ्यूल कंटेनर में आ गया है। तो इनको लौट जाना था, ये 5 जून को गए हैं, इनको अब तक लौट जाना था, लेकिन अभी तक वो वहाँ पर हैं। लेकिन अब जो मैंने आपको कहा कि गई वहाँ बेडरूम भी है, वॉशरूम भी है, चेंज अल्टरनेटर भी है। अब तो ये भी रिसाइकिल प्लांट वहाँ है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इससे भी रिसाइकिल करके 50% ऑक्सीजन जनरेट हो जाता है, ताकि वो क्राइसिस नहीं हो, क्योंकि वो सिलेंडर का एक लिमिट है। तो इन चीज़ों के लिए अब वहाँ सुविधाएँ हैं। और हमने जैसा कहा रेडी टू ईट फूड भी अब लोगों ने डेवलप कर लिया है। तो अभी आपको इसी 6 अगस्त की बात बता रहा हूँ कि एक खबर आप अखबारों में देखी होगी कि कजाकिस्तान के रास्ते, कजाकिस्तान ने एक अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है, उनके लिए कपड़ा और उनके घर का भोजन गया है। कि वो एक तरह से ये उत्साह करने वाली बात है कि हम स्पेस टूरिज्म को भी अब बढ़ावा देने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी वो संभव नहीं होगा, लेकिन स्पेस टूरिज्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो वहाँ वो फंसी हैं, तो उसके लिए 2 रास्ते अभी नासा ने डिक्लेयर किए हैं। एक कि फरवरी 2025 तक का उन लोगों के लिए सप्लाई, चूँकि वो लोग ट्रेंड हैं रहने के लिए, तो उनके लिए सप्लाई लाइन मेंटेन रखा जाए, और वो अगर रहें तो उसके बाद दूसरा स्पेस क्राफ्ट से उनको वापस लाया जाए। क्योंकि स्पेस, जैसे आप एक गाड़ी खराब होती है, दूसरी गाड़ी भेजते हैं। या दूसरी संभावना ये है कि दूसरे कंट्री के स्पेस क्राफ्ट से, अभी इलॉन मस्क भी चूँकि प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट पे अपना काम कर रहे हैं कि स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो उनको लाया जाए। तो अभी तत्काल उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो चूँकि एक्सटेंडेड होते जा रहा था, तो एक तनाव घर परिवार समाज सबके और कौतूहल है। और चूँकि हमको स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए ही उनके लिए कपड़े और खाना भेजने की व्यवस्था की गई है
कि और वो बजाते एक इंटरनेशनल न्यूज़ बना है। तो बच्चों को ये सब देखना चाहिए कि चीज़ों को जितने आसानी से आसान भाषा में आप समझेंगे, उसके साथ उसको करेंगे, तो आपको ये कोलाहल जो है वो और आपके उत्साह में बदल देगा आपको। बिल्कुल। और बहुत जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी गलत न्यूज़ भी फैल गई थी कि जब ये ऊपर हैं तो अब जो उनका शरीर है वो ख़त्म होते जा रहा है, तो ये होता जा रहा है। तो जो नहीं जान रहे उनको लग रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वो ठीक है कि नहीं है। अब उम्मीद करते कि ये बात जानने के बाद आप सोशल मीडिया के न्यूज़ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। अभी सब बात कर रहे थे कि व्यवसायीकरण हो गया है, इसके बारे में बताएं कि आखिर नॉर्मल इंसान के लिए भी ये है कि हर कोई जा सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग होगी, ये क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ट्रेनिंग तो मस्ट है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में जैसे आप देखिए ना, आप क्लास पे जाते हैं, आपका टेस्ट होता है ना, मेडिकल टेस्ट, क्योंकि वहाँ के ऑक्सीजन लेवल को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जो लोग जाएंगे वो उस इन्वायरमेंट में, उस परिस्थिति में कैसे रहेंगे, उसके लिए उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और आम लोगों के जाना के लिए अभी समय लगेगा। ये शब्द अच्छा लगता है स्पेस टूरिज्म, लेकिन कितने देर के लिए जाएंगे, उसका कितना खर्च इन्वॉल्व होगा, ये सब समय के साथ स्पष्ट होगा। बिल्कुल। इतनी अच्छी बातें और इतनी जानकारी, इतना जो अंदर सवाल था उसका जवाब देने के लिए और हमारे शो में आने के लिए और इस शो की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत जो आपके अंदर जो चीज़ें सवाल के रूप में थी उसका जवाब मिला होगा। तो चलिए, अब कार्यक्रम अंतिम चरण पे है। आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, लिखिए हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com।